नमस्कार बंधुओं, दर्द कैसा भी हो दैनिक जीवन में बाधा डालता ही है। हिप्स का दर्द भी ऐसा ही है, जिसके होने से रोजमर्रा के काम करने में परेशानी सामने आने लगती है। इसलिए हिप्स के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। तो चलिए डॉक्टर मनीष जांगड़ जी से जानते हैं कि हिप्स में दर्द के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, साथ इसके क्या लक्षण नजर आते हैं तथा इनका क्या बचाव है। हिप जॉइंट क्या है? फूले का जोड़ एज बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, जिसमें कि सॉकेट अपना एसिटाबुलम बनाता है। बॉल होती है जो फीमर हेड बन होता है, जो कि अपने फीमर बोन का ऊपर वाला हिस्सा होता है। फीमर बोन अपने थाई बोन को ही फीमर बोन कहते हैं। तो फीमर हेड और एसिटाबुलम से अपना हिप का जॉइंट बनता है। एवीएन क्या होता है? एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट एक बीमारी होती है जिसमें हिप जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन के मतलब खून का बहाव धीरे धीरे कम हो जाता है। खून के बहाव कम होने की वजह से ये अपने फीमर हेड की बोन डेड होने लग जाती है और स्लोली अपना जॉइंट खराब होने लग जाता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि अपनी जो बोन टिश्यू है जिसमें खून का प्रवाह बंद होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे मरने लग जाती है। हड्डी की बोन की सेल्स वगैरह डेड होने लग जाती है। यूजुअली जो एवीएन होता है ये अपने बॉडी में मल्टीपल जगह होता है। मोस्ट कॉमनली ये अपने हिप जॉइंट की बोन को, फीमर हेड को अफेक्ट करता है। यूजुअली ये हाथ में, शोल्डर में और एंकल की बोन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। यूजुअली एवीएन हिप पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है, ये मेल्स में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। और टिपिकल इनकी एज ग्रुप होती है जो कि अराउंड 30 to 50 एज ग्रुप होता है। कुछ केसेस में ये 30 से लेस उम्र में भी पाया जाता है और 50 के आगे वाले उम्र में भी मिल सकता है। किन किन कारणों से हिप्स में एवीएन की समस्या हो सकती है? ब्रॉडली इनको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट ट्रॉमेटिक, क्योंकि किसी चोट लगने की वजह से। दूसरे वाला एट्रोमेटिक, बिना किसी चोट के। ट्रॉमेटिक कोज जैसे कि हिप जॉइंट का डिसलोकेट हो जाना, हिप जॉइंट का फ्रैक्चर हो जाना है, जिसमें कि नेक ऑफ फीमर, अपना फीमर बोन का पार्ट होता है उसका फ्रैक्चर हो जाना, या आइसोलेटेड फीमर हेड का फ्रैक्चर हो जाना, या एसिटाबुलम का फ्रैक्चर हो जाना। इन फ्रैक्चर होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स वगैरह वो भी साथ में डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे जो फीमर हेड का ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट है, वो कम हो जाती है और फीमर हेड एवीएन में नेक्रोसिस में चला जाता है। दूसरा ग्रुप होता है जो कि नॉन ट्रॉमेटिक, जो बिना किसी कोई इंजरी की वजह से होने वाला एवीएन, और मोस्ट कॉमन पाया जाता है ये बिना किसी इंजरी के। इसमें मेन सबसे फर्स्ट ऑफ कॉज होता है कि एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक्ट करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड कॉज है कि प्रीवियसली किसी भी बीमारी की वजह से स्टेरॉयड का इंटेक करना। बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें कि स्टेरॉयड एज ए लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम में ली जाती है। जैसे कि अस्थमा के पेशेंट हो गए, जैसे कि कोई क्रोनिक किडनी के पेशेंट हो गए, स्किन के पेशेंट हो गए, तो उनमें इन डिजीज़ में डॉक्टर आपको स्टेरॉयड का प्रिस्क्राइब करते हैं, ओरल सिस्टमिक स्टेरॉयड वगैरह आपको देते हैं, जिनकी वजह से भी एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले 2 साल में जब कोरोना आया था तो कोविड की वजह से बहुत से लोगों को स्टेरॉयड वगैरह देना पड़ा, जो कि एज ए लाइफ सेविंग ड्रग है। बट उनकी वजह से अभी ये 2-3 साल बाद में एवीएन के केसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर कोज देखें तो बहुत से, जैसे कि कोगुलेशन में डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें कि अपने खून का थक्का बनने की एक बीमारी होती है। उसमें भी खून का थक्का बन के वो फीमर हेड में ब्लड वेसल्स पे क्लॉट कर जाता है और सर्कुलेशन को रोक देता है। बहुत से टाइप के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे गॉचर्स डिजीज़ है, जिनकी वजह से भी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है और एवीएन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एवियन हिप के क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है वो हिप में पेन होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आपको लिम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है, चलने के टाइम पे पेन ज़्यादा होता है, लंगड़ा के चलने लग जाते हो और हिप जॉइंट में आपको स्टिफनेस वगैरह काफ़ी आ जाती है। यूजुअली जो हिप की एवियन की बीमारी है ये धीरे धीरे स्टार्ट होती है, ग्रेजुअली ये क्रोनिक पेन होता है, स्लोली स्लोली बहुत से टाइम पे हम लोग देखने में आए हैं कि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं और जब तक वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उनकी एडवांस स्टेज में एवियन पहुंच जाता है और एडवांस स्टेज में एवियन होने का फिर बाद में लास्ट में ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट ही होता है। एवियन हिप की समस्या से कैसे बचाव करें? तो जब भी आपको हमारे पास में हिप पेन लेके कूल्हे के पेन लेके पेशेंट आते हैं तो फर्स्टली स्पेसिफिकली हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में अगर हमें अभी डाउट होता है कि पेशेंट को एवियन हो सकता है तो हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में डिफरेंट स्टेजेस वगैरह में डिवाइड करते हैं। जो स्टेजेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन डिसाइड करने में। तो यूजुअली 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है एवियन को, जो कि मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, जिनमें टाइप 1 और टाइप 2 होता है जो कि प्री कोलैप्स वाला स्टेज होता है और टाइप 3 पे कोलैप्स वाला स्टेज होता है। कोलैप्स मतलब कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बोन डेड होने लग जाती है। बोन डेड होने की वजह से जो जॉइंट का कार्टिलेज वगैरह उसमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं और जॉइंट की सरफेस इरेगुलर हो जाती है और हिप जॉइंट का डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब स्टेज 1 और स्टेज 2 रहता है जिसमें प्री कोलैप्स स्टेज होता है, जिसमें आपकी फीमर हेड की जो एनाटॉमी है वो चेंज नहीं होती है, उस स्टेज में ट्रीटमेंट अलग होता है। स्टेज 3 और 4 जिसमें आपकी हिप स्टेज की कॉन्ग्रुएंट हिप जॉइंट की वो अफेक्ट हो जाती है, उस स्टेज में ट्रीटमेंट मॉडलिटी अलग होती है। अगर अर्ली स्टेज में स्टेज 1 में अपने को डायग्नोज हो गया है तो बहुत से कंडीशंस में ये रिवर्सिबल भी हो जाता है या नॉर्मल भी हो जाता है। विद सम मेडिकेशंस, विद सम रेस्ट और विद सम फिजिकल थेरेपी हम लोग एडवाइस करते हैं। स्टेज 2 में जो अगर आपका होता है तो हम एक छोटी सी प्रोसीजर होती है, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होती है, जिसमें हम जो नेक्रोटिक पार्ट होता है हिप जॉइंट का, जो फीमर हेड का पार्ट जो कि गल रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, वहाँ पे हम मल्टीपल ड्रिलिंग करते हैं। जिस सर्जरी को कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। तो मल्टीपल ड्रिलिंग से वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, तो वो काफ़ी कारगर साबित होती है और जो डेड पार्ट है उसको वापस से रीग्रो करने में हेल्प करती है। अगर आपको स्टेज 3 और स्टेज 4 में एवियन हो गया है और आपका हिप जॉइंट काफ़ी आर्थराइटिक हो गया है, तो उसका फाइनल ट्रीटमेंट हिप रिप्लेसमेंट ही है, जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जोड़ प्रत्यारोपण होता है, वो वाला इलाज है। हिप रिप्लेसमेंट कब करवाते हैं? फाइनल स्टेज में अब जब पूरा ही हिप जॉइंट खराब हो गया हो तो आपको सीवियर पेन होता है, हिप जॉइंट का मूवमेंट अफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्रिपलिंग हो जाती है, आपको बेड रिडन बना देती है बीमारी, चलने फिरने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उस स्टेज में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो कि हिप जो कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण होता है, वो वाली सर्जरी करते हैं। उसमें हम लोग जो कूल्हे का जोड़ होता है उसमें जो एसिटाबुलम और फीमर हेड हिप वाला पार्ट होता है वो चेंज कर देते हैं। एडवांस स्टेज में एवियन होता फीमर हेड में ही है, बट जो सॉकेट होता है वो भी आर्थराइटिस में डेवलप हो जाता है और आर्थराइटिस हो जाता है। आजकल बहुत से लोगों में देखा गया है कि वो डायरेक्टली स्टेज 4 में ही हमें दिखाने के लिए आते हैं और डायरेक्टली उनका ट्रीटमेंट एक ही पॉसिबल होता है, जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। आजकल टोटल हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया उच्च क्वालिटी के आ गए हैं, जिसकी वजह से हम यंग एज में भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल, कंप्लीटली नॉर्मल लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के सीमेंटेड, अनसीमेंटेड टाइप के टोटल हिप रिप्लेसमेंट होते हैं, जो कि हम लोग एडवाइस करते हैं। यूजुअली यंग पेशेंट्स में जिनकी लाइफ कम है और लाइफ स्पान काफ़ी ज़्यादा है, उनमें हम लोग अनसीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, जिनकी लाइफ काफ़ी जॉइंट की लाइफ काफ़ी लंबी होती है। एल्डरली एज में जो 60-70s में है, जिनमें एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, उनमें हम
सीमेंटेड टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। यूजुअली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कम्प्लीटली सेफ सर्जरी है। इमीडिएटली आपको दूसरे दिन से आराम से आपको चलाते हैं। विदिन 15-20 डेज में आप बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। अपना ऑफिस वर्क वगैरह वाट एवर एक्टिविटी आप कर सकते हो। स्पेसिफिकली इम्पोर्टेड इम्प्लांट वगैरह वो अगर यूज़ करते हैं तो आप आलती पालती मार के बैठना, उखड़ू बैठना, वो भी स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।